नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है प्रेसिडेंट कोविंद कॉन्फर्स नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑन 44%। तो आइए देख लेते हैं इस न्यूज़ में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि 44 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड इस वर्ष दिया गया है। तो आप नंबर को ध्यान में रखेंगे। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि द नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स वेयर फर्स्ट instituted in 1958 to recognize the excellence and commitment of teacher in shaping the mind as well as future of the youth। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड को 1958 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी और आगे चल करके मिड 60s में इस अवार्ड को 5 सितंबर को दिया जाने लगा। यानी कि इसके लिए एक डेट को फिक्स कर दिया गया और वो डेट था 5 सितंबर। आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ एक महान शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं, उनका जन्म दिवस भी है। और इसी को देखते हुए इस अवार्ड को 5 सितंबर को ही दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस अवार्ड की शुरुआत 1958 में हुई थी और आगे चल करके इसे 5 सितंबर को दिया जाने लगा, क्योंकि 5 सितंबर हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इस अवार्ड से जुड़ा हुआ, जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है इन ए फर्स्ट तमिलनाडु टू एस्टेब्लिश कंजर्वेशन रिजर्व फॉर सी काउज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस प्लान टू सेटअप इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाल्क बे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द स्टेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कही गई है, और वो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि वह राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक बे में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रहा है। आप सभी जानते होंगे कि डुगोंग को ही सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि डुगोंग और सी काऊ इज एन इंडेंजर्ड मैरीन मैमल दैट इज फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, सी पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ सी ग्रास। चूंकि ये जानवर समुद्री घास खाते हैं और इसीलिए इन्हें सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इस तरह का न्यूज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कहा गया है। अगर हम ये देखें कि तमिलनाडु में समुद्री गाय कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि डुगोंग इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, और इसके अलावा पाल्क बे में भी ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके निवास स्थान को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसी कारण से तमिलनाडु की सरकार के द्वारा पाल्क बे में इनके कंजर्वेशन के लिए एक रिजर्व बनाने का फैसला लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्क ऑफ ₹1000 करोड़ अंडर वतन प्रेम योजना टू बी डन बाय दिसंबर 2022। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वतन प्रेम योजना जो है किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2022 तक इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार 1000 करोड़ से ज्यादा का काम कराएगी। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वतन प्रेम योजना सोसाइटी हैड मीट इन गांधीनगर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर हम इस योजना की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना को पिछले महीने ही शुरू किया गया था। और यहाँ पर यह कहा गया है कि एनआरआई कैन कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए विलेज लेवल प्रोजेक्ट while the remaining will be borne by the state government। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना के तहत विलेज लेवल पर जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उसमें एनआरआई के द्वारा
कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो है 60% और बाकी का 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि द स्कीम विल कवर विलेज लेवल प्रोजेक्ट लाइक स्मार्ट क्लासेस इन स्कूल, कम्युनिटी हॉल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी, वाटर रिसाइकलिंग, ड्रेनेज, सोलर एनर्जी पावर, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। तो इस तरह के काम जो है विलेज लेवल पर यहाँ पर कराए जाने हैं और यहाँ पर जो भी खर्चा आएगा उसका 60% एनआरआई के द्वारा और 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यहाँ पर गुजरात सरकार का कहना है कि वह दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट इस योजना के तहत शुरू करेगा। एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है वाराणसी चुनार क्रूज राइड ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर कहा गया है कि टू प्रोमोट वाटर टूरिज्म द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट स्टार्टेड अ क्रूज टूर फ्रॉम वाराणसी टू चुनार ऑन 5 सितंबर भाया रिवर गंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किस स्टेट के द्वारा इस क्रूज सर्विस को शुरू किया गया है और वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आपको वो दोनों स्थान के नाम याद रखने हैं जहाँ से जहाँ तक इस क्रूज सर्विस को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वाराणसी से चुनार तक के लिए इस क्रूज सर्विस को शुरू किया गया है। यहाँ पर ये जानकारी दिया गया है कि थ्रू दिस क्रूज कॉल्ड रोरो द जर्नी फ्रॉम वाराणसी रविदास घाट टू चुनार कैन बी डन इन जस्ट 9 आवर्स। तो वाटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है जो कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अल सल्वाडोर टॉप कोर्ट ओपन डोर टू प्रेसिडेंट री इलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, चर्चा में भी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल सल्वाडोर टॉप कोर्ट्स हैज रूल्ड दैट द कंट्रीज प्रेसिडेंट can serve 2 consecutive terms, opening the door for Nayib Bukele to stand for re-election in 2024। तो यहाँ पर आप उस देश का नाम याद रखेंगे जहाँ पर ये रूलिंग दी गई है और उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। और वहाँ के शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि देश के राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं और जिसके कारण 2024 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है नायब बुकेले, वे फिर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फैसला आया है वो किस देश के बारे में है इसको आपको ध्यान में रखना है और वो देश है अल सल्वाडोर। और उनके राष्ट्रपति का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये चर्चा में है और उनका नाम है नायब बुकेले। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की चर्चा कर लेते हैं जिसका शीर्षक है एनोनिमस म्यांमार फोटोग्राफर विंस मेजर फोटो जर्नलिज्म अवार्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यहाँ पर ये तो पता है कि जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो म्यांमार के हैं, लेकिन इनके नाम को यहाँ पर छुपा लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अ म्यांमार फोटोग्राफर वोन द टॉप अवार्ड ऑन सैटरडे एट फोटो जर्नलिज्म बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल फॉर हिज कवरेज ऑफ द ट्रबल्ड नेशन, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट एंड ब्लडी मिलिट्री क्रैकडाउन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यांमार में सैनिकों ने वहां की सरकार का तख्ता पलटा और उसके बाद देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए जिसको कुचलने के लिए वहां की सेना के द्वारा बहुत सारे अत्याचार वहां पर किए गए और इन सभी घटनाओं को इस फोटोग्राफर के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया और इसी को देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है वो म्यांमार के एक फोटोग्राफर को मिला है, लेकिन उनके नाम को अभी उजागर नहीं किया गया है क्योंकि अगर उनके नाम को उजागर कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि उनके जान को खतरा हो। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का नाम है वीजा दी और फॉर न्यूज। तो आप नाम याद रखेंगे इस अवार्ड का। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अवार्ड है वो प्रेपिगन में वीजा फॉर लाइमेज उत्सव में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार का नाम याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस फोटोग्राफर को मिला है। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के एशिया फोटो संपादक मिको ताकुनेन ने फोटोग्राफर की ओर से यह पुरस्कार एकत्र किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको देश का नाम याद रखना है, अवार्ड का नाम याद रखना है
और कहीं से भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ का शीर्षक है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ रसिया टू बी साइन सून। और यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि इंडिया इज ऑल सेट टू कंक्लूड अ बाइलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ रसिया while the agreement with the UK is in the final stage of conclusion। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि इस तरह का एग्रीमेंट सबसे पहले 2016 में यूएस के साथ किया गया था भारत के द्वारा, जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और उसके बाद भारत के द्वारा फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सभी के साथ इस तरह का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया है। और अभी रसिया और यूके के साथ यहाँ पर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया जो कि कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल अदालत टू बी री इंट्रोड्यूस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए कर्नाटका सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल अदालत को री इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई जा रही है। यहां पर यह जानकारी दी गई है कि द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट विल री इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल अदालत, जिसे हम इंडस्ट्रियल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम सितंबर 27 टू हेल्प सॉल्व इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट। और आपको ध्यान में रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बात कहा गया है और कहां पर इंडस्ट्रियल अदालत को फिर से री इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, और वो स्टेट है कर्नाटका। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी जानकारी वहां के लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मुरुगेश निरानी के द्वारा कहा गया है। और यहां पर यह भी जानकारी दी गई है उन्हीं के द्वारा इस इंडस्ट्रियल अदालत की शुरुआत की गई थी। 2008 से 13 के बीच में उद्योग मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उसी समय इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पर यह कहा गया है कि द इंडस्ट्रियल अदालत विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू गेट देयर लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस रिजॉल्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जो भी शिकायतें हैं यहां पर उन्हें हल करने में बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो आप लोग इस न्यूज को जरूर ध्यान में रखेंगे कि कर्नाटका सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल अदालत को री इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई जा रही है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक न्यूज आया जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इन खेलों में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसी को लेकर के ये न्यूज है। तो आप सभी यहां पर ध्यान में रखेंगे कि इंडिया फिनिशेस 24th विथ रिकॉर्ड 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। आप यहां पर मेडल टैली देख सकते हैं। भारत के द्वारा 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, जिनकी कुल संख्या 19 होती है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन खेलों में चाइना के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, जिसके द्वारा 96 गोल्ड जीते गए हैं। और अगर टोटल मेडल की बात करें तो यहां पर उसके मेडल की संख्या है 207। तो यहां पर आप टॉप 3 कंट्रीज के नाम जरूर याद रखेंगे। पहला कंट्री है चाइना, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा है यूएसए। और भारत को इन खेलों में 24वां स्थान मिला है, आपको यह भी याद रखना है। यहां पर आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो 4th पोजीशन है वो आरपीसी का मतलब यहां पर है रशियन पैरालंपिक कमेटी। आप सभी जानते हैं कि डोपिंग केस के चलते रसिया इन खेलों में अपना नाम यूज नहीं कर सकता, और इसीलिए रसिया जो है वो रशियन पैरालंपिक कमेटी के नाम से इन खेलों में भाग ले रहा है, जिसके द्वारा 36 गोल्ड जीता गया है और उसका स्थान है 4था। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पर यह कहा गया है कि इंडिया सेंट इट्स बिगेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ 54 पारा एथलीट अक्रॉस एज मैनी 9 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन एट द गेम। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा 54 पैरा एथलीट को यहां पर भेजा गया था, जिन्होंने 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया। कुछ और जानकारियां इन खेलों से जुड़ी हुई जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन खेलों में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के द्वारा भी अपने खिलाड़ियों को उतारा गया था। अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें तो यहां पर कहा गया है कि भारत के द्वारा सबसे पहले इन खेलों में 1968 में भाग लिया गया था,
और उस समय से अभी तक यानी कि 2016 के रियो एडिशन तक भारत के द्वारा टोटल 12 मेडल इन खेलों में जीता गया था। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन खेलों में इस बार 162 देशों ने यानी कि 162 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत को 24वां स्थान मिला है। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज जुड़ा हुआ है गोलकोंडा मास्टर तेलंगाना ओपन से, और यहाँ पर यह कहा गया है कि मनु गंडांस लिफ्ट मिडेन पीजीटीआई ट्रॉफी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गोलकोंडा मास्टर तेलंगाना ओपन किस खेल से जुड़ा हुआ है, और वो खेल है गोल्फ। और यहाँ पर मनु गंडांस के द्वारा इसको जीत लिया गया है, जो कि उनका पहला पेशेवर खिताब है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है ये। और सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि गोलकोंडा मास्टर तेलंगाना ओपन गोल्फ से जुड़ा हुआ है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड, जो कि बहुत ही चर्चा में है। और इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 124(2) और 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर के हमारे संविधान में आर्टिकल 124 के दूसरे भाग में चर्चा की गई है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 217 यानी कि 217 इससे जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इस आर्टिकल को ध्यान में रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। और यहाँ पर 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कोलिजियम सिस्टम को जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए विकसित किया। यानी कि इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए कोलिजियम सिस्टम को मान्यता दी गई, उसका उपयोग किया जाने लगा। यानी कि इसका विकास इसी केस के बाद हुआ था। तो इस केस को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसका नाम है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1993 में हुआ था। यानी कि यहाँ पर जजेस के द्वारा ही एक कोलिजियम बनाया जाता है और उस कोलिजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के फैसले लिए जाते हैं। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को चुनने के लिए हाई कोर्ट में कोलिजियम बनाया जाता है, जहाँ पर हाई कोर्ट के जज होते हैं और उनके द्वारा जो नाम तय किए जाते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को ट्रांसफर किया जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा उन सभी की खुफिया रिपोर्ट एकत्र किए जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा उनके नामों को फाइनल अप्रूवल एंड अपॉइंटमेंट के लिए सरकार को भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सरकार चाहे तो कोलिजियम के द्वारा जो नाम उन्हें भेजे गए हैं तो वो कोलिजियम को उन नामों पर पुनर्विचार के लिए फाइल वापस भेज सकता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोलिजियम इसके बाद या तो अपने फैसले को दोहरा सकता है या फिर उस नाम को वापस ले सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कोई भी नाम गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है तो गवर्नमेंट उन नामों को कोलिजियम के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन ये कोलिजियम के पास पावर है कि वह इस पर क्या फैसला लेता है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का नियुक्ति होता है। तो आपको यहाँ पर यह समझना था कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम क्या है और किस तरीके से जजेस का नियुक्ति यहाँ पर होता है। आइए अब आज के न्यूज़ के आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स। और यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 25, 26, 24, 23। दूसरा क्वेश्चन है, गोलकोंडा मास्टर तेलंगाना ओपन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। और आपके ऑप्शन हैं गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस। क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच स्टेट विल रीस्टार्ट इंडस्ट्रियल कोर्ट टू हेल्प सॉल्व इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन द स्पॉट। और आपके ऑप्शन है केरला, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया इज सेट टू साइन ए बाइलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। और आपके ऑप्शन है फ्रांस, रसिया, कनाडा, जापान। क्वेश्चन नंबर 5 है विच कंट्री फोटोग्राफर वाज गिवन द वीजा दी और न्यूज अवार्ड। और आपके ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, चाइना, जापान। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्टेट हैज स्टार्टेड वतन प्रेम योजना। और आपके ऑप्शन है एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट स्टार्टेड अ क्रूज टूर फ्रॉम वाराणसी टू चुनार वाया रिवर गंगा। और आपके ऑप्शन है एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी टीचर्स वेयर गिवन द नेशनल टीचर्स अवार्ड। और आपके ऑप्शन है 40, 45, 44, 42। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ईयर द नेशनल टीचर्स अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड। और आपके ऑप्शन है 1950, 1955, 1958, 1960। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। और आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ओडिशा। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं और आप कोशिश करेंगे इनको बनाने का। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।